दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स को समझेंगे। मैट्रिक्स के प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली पे जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल 1 के द्वारा पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको एग्जाम्पल 1 क्या है कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है ये देखिए। आपको कॉलम दे दी गई है इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको इस तरह से दर्शाए गए हैं कि पुरुष कर्मी इतने हैं और महिला कर्मी इतनी। ठीक है, उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, यानी कि 3x2 आव्यूह बनाना है इनका। तो कैसे बनाएंगे हम? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या है, क्या प्रकट करती है, ये पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो उसको हल में देखिए आपको क्या है कि प्रकट सूचना को 3x2 आव्यूह के रूप में निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। आपने इसको आव्यूह बना दिया ए इक्वल, आव्यूह आप ए इक्वल यानी कि A2 कुछ भी मान सकते हो। हमने यहाँ पे इसको ए से निरूपित कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, ए इक्वल 30, 25, 27। तो ये आपका इस तरह जो होता है, तो ये आपका स्तंभ होता है, कॉलम होती है। इंग्लिश में इसको कॉलम बोलते हैं और हिंदी में इसको हम स्तंभ कहते हैं। और ये आपकी जो होती हैं ये, ठीक है, ये आपकी पंक्ति होती है यानी कि रो होती है। तो आपका आव्यूह सदा कैसा रहता है? 3x2 यानी कि रो इंटू कॉलम। आपका ये फॉर्मूला है कि आप उसकी कोटि कैसे लिखते हो। आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि इस आव्यूह दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इस आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आपको कोटि सिंपली कैसे ज्ञात करनी है हमको बता देते हैं। आपको कोटि ज्ञात करने के लिए रो इंटू कॉलम का प्रयोग करना होगा। रो आपकी ये और कॉलम आपकी ये। तो आप देखिए, रो 1, 2, 3 यानी कि 3 रो हो गई, रो इंटू कॉलम है फॉर्मूला। तो हम पहले रो गिनेंगे, तो 1, 2, 3 आपकी रो हो गई और 1, 2 आपकी क्या हो गई? कॉलम हो गई। तो रो इंटू कॉलम यानी कि 3x2 के आव्यूह के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। या इसकी कोटि आप पूछें तो आपकी इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3x2 की हो जाएगी। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात की जा रही है यहाँ पर कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो दूसरी यानी कि तीसरी पंक्ति, ये रही तीसरी पंक्ति 1, 2, 3, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, ये रहा दूसरा स्तंभ। तो यही तो है वो 26, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या क्या प्रकट कर रही है वो, क्या प्रकट कर रही है देखना है। दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री थर्ड खाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है, क्योंकि यहाँ पर तो महिलाओं की देखे रखी है। तो इसी स्तंभ में और इसी पंक्ति में थर्ड में हमारा ये अंक आता है, ये संख्या आती है। तो इसलिए थर्ड कारखाने में यानी कि ये थर्ड कारखाना, इसमें महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है ये। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल 2 है। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 8 अवयव, आप सिंपली कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, 10 अवयव हैं, 12 अवयव हैं, कुछ भी अवयव हैं, 11 हैं, 7 हैं, 9 हैं, कुछ भी, तो आप उसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूं कि 8 अवयव, यहाँ पर आपको 6 अवयव देखने को मिल रहे हैं, 3 और 3 6, यानी कि 3 और 3 6 अवयव आपको देखने को मिल रहे हैं। वो बोल रहे 8 अवयव यानी कि 8 अवयव है। तो 8 अवयव वाला क्या होगा? इसका आपका सिंपल ये बन सकता है 1, 2, 3, 4, 6 हैं ये। तो इनको आप 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, क्योंकि 3 इंटू 2 इक्वल 6 होता है, और 2 इंटू 3 आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। लेकिन 8 के बारे में लिखेंगे तो 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, इससे अधिक गुणनखंड आप इसके नहीं कर सकते हो। यही इसकी संभव कोटियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ये द्वारा प्रदत्त है। ऐसे
एक ऐसे 3 × 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव दिस द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 × 2 अवयव बना लेना है, कोटि का एक सामान्यतः अवयव बना लेना है। 3 × 2, तो 3 तो आपका रो होती है क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया था रो इंटू कॉलम, तो 3 तो आप रो ही लिखोगे, तो 1 2 3, यानी कि आप सबसे पहले लिखोगे A11 A21 A31, ये आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, A11 A21 A31। उसके बाद आपको बात की जाती है कि कॉलम उसकी कॉलम की, तो 1 2 कॉलम आपकी 2 है, यानी कि 3 × 2 बोला गया है। पहले हमने 3 जगह पर थ्री रो रख दिए हैं और 2 रखनी है हमें कॉलम, तो A12 A22 A32, ये आपका पूरा क्या बन जाता है, अवयव प्राप्त हो जाता है इस तरीके से। तो आपको सिंपली यही आपको ज्ञात करना है, तो A11 लिखेंगे। आपको यहाँ पे Aij इक्वल ये दिया गया है, तो A11 आप क्या लिखोगे, जब आपको Aij इक्वल 1/2 मोड i-3j है और मोड 1 है, तो आप i इक्वल A11, हम सबसे पहले क्या करेंगे A11 को लिखेंगे। A11 इक्वल 1/2 i की जगह पर 1 और -3j की जगह पर भी 1, क्योंकि 1 1 है। उसके बाद आपका ये निकल कर ये इस तरह 5/2 प्राप्त हो जाता है। अभी बात करें A21 की, तो आपको क्या करना है कि i की जगह पर 2 और j की जगह पर i j होता है ना, i j, तो यहाँ पे 2 और 1 दिया गया है, तो i j आप 2 और 1 मान लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, इंटू 1 करेंगे तो आपका ये आता है। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो और आप सबको सॉल्व करने के बाद आपका ये अभीष्ट अवयव आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल 1 2 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अभी बात करते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए आपको दोस्तों, अगर मैट्रिक्स में प्रॉब्लम होती है कि ये इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग सही क्या है, मैट्रिक्स ये आपको इस तरह से दिया गया है और कहीं कहीं पे आपको दे दिया जाएगा MATRIX, तो वो भी दोस्तों आपका ठीक है, एक्स भी ठीक है और ये भी आपका ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के अवयव की परिचर्चा करेंगे, ये आपको लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आपको कुछ अवयव दे दिए गए हैं, उनके बारे में बताया जाएगा कि कौन सा अवयव है, कैसे है, और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। स्तंभ अवयव क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें खाली एक स्तंभ दिया होता है। ठीक है, खाली उसमें एक स्तंभ दिया होता है, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्तंभ अवयव होता है। उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया है A इक्वल 0 √3 -1 1/2, ये आपकी कॉलम ही है। रो इसमें एक दी गई है, लेकिन वो आपको रो नहीं दी गई है दोस्तों, वो आपको कॉलम ही गिननी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने रो की जगह पर m का प्रयोग किया है और कॉलम की जगह पर 1 का प्रयोग किया है, क्योंकि 1 कोटि का स्तंभ बन रहा है, यहाँ पे अवयव बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। अभी बात करें तो पंक्ति अवयव को भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें एक ही पंक्ति हो, यह आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी बात करते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया गया है n का। देखिए एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। एक अवयव जिसमें पंक्तियां यानी कि ये और ये पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, अतः एक m × n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m इक्वल n और उसे कोटि n का वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको देखिए यहाँ पर ये वर्ग अवयव दिखा हुआ है, एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है, इक्वल ये 3 कोटि का, यानी कि ये 3 कोटि का अवयव है। 3 × 3 कह सकते हो आप, 3 × 3, तो 3 कोटि का ये अवयव कहलाएगा, क्योंकि 3 × 3 में दोनों इक्वल हैं, तो 3 × 3 क्या होता है 3 स्क्वायर। तो आप जानते होंगे 3 का वर्ग, हिंदी में कह सकते हो आप 3 का वर्ग। तो ये वर्ग अवयव इस तरह से हुआ, तो आप इसको वर्ग अवयव कह सकते हो। यदि आप ये 2 × 2 का होता तब भी वर्ग अवयव होता, लेकिन 2 × 3 का होता तो आपका ये वर्ग अवयव नहीं होता।
क्योंकि दोस्तों 2 इंटू 3 वो किसी का भी वर्ग नहीं है, और 2 इंटू 2 आपका 2 का स्क्वायर बन जाता है, और इसलिए आपको हिंदी में आप उसको कह सकते हो 2 का वर्ग। तो इसी तरह आपका ये 2 इंटू 3 है, तो आप इसको वर्ग आव्यूह बोल सकते हो। तो इस तरह से आपका वर्ग आव्यूह क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह B इक्वल BIJ M इंटू M विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव तो उसमें हो, लेकिन विकर्ण के अवयव से अलग सभी अवयव शून्य होते हैं, वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यदि विकर्ण आव्यूह के अतिरिक्त इसके सभी अन्य अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक आव्यूह B इक्वल BIJ M इंटू M विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि BIJ इक्वल 0 हो। भी बात करते हैं अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह B इक्वल BIJ N इंटू N अदिश आव्यूह कहलाता है यदि BIJ इक्वल 0 जब I इज नॉट इक्वल 0 I इज नॉट इक्वल J। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, लेकिन इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव तो समान हैं और बाकी शून्य हैं, तो वो आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विकर्ण के अवयव क्या है? समान है, कोई भी है लेकिन सभी समान हैं, तो वो अदिश आव्यूह कहलाता है। अभी बात करते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स निकल के आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। ठीक है दोस्तों, एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, यानी कि जो विकर्ण आपको ये इस तरह से विकर्ण इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे विकर्ण बोलते हैं, या फिर इस तरह से आपको ये विकर्ण होता है दोस्तों। इसका विकर्ण ये, इसका विकर्ण ये, इसका विकर्ण ये और इसका विकर्ण ये हो। तो विकर्ण जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, 1 होते हैं, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे इसके सभी अवयव शून्य हैं और इसका विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 1 1 1 है। तो इस तरह से आपका ये तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। इसे I से हम डिनोट करते हैं या फिर इसे हम I से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपका दोस्तों क्लियर हुआ। इसे हम O से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा, O से भी इसको निरूपित करते हैं, ये आपका शून्य आव्यूह। ठीक है दोस्तों।